अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव टॉक विद इमरान अली। मैं इस वक्त मौजूद हूँ राना एहसान अफजल साहब के पास। राना एहसान अफजल साहब प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बजट के हवाले से जो वफाकी हुकूमत ने बजट पेश किया है और मुल्क के जो इकॉनमी के हालात हैं, IMF के साथ जो डील है वो इनसे जानेंगे कि IMF के साथ पाकिस्तान की डील क्यों नहीं हो रही। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। पहले तो ये फरमाइएगा कि इसहाक डार साहब ने फरमाया कि जियो पॉलिटिक्स हो रही है, IMF पाकिस्तान की नाक रिगड़वा रहा है, डील नहीं हो रही। तो मुझे सर ये बताइएगा कि वफाकी हुकूमत के पास 90,000 गाड़ियाँ हैं जिनका सालाना 50 अरब रुपये खर्चा है, तो हम अपनी मंजी थले डांग क्यों नहीं फेरते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ा आपने वैलिड सवाल पूछा है। देखें, ये 90,000 गाड़ियाँ जो हैं ये इस साल में नहीं ली गई और ना ये पिछले साल में ली गई हैं। ये एक बैकलॉग है जो चलता आ रहा है। तो जो रिफॉर्म्स की बात की जाती है, रिफॉर्म्स आनी चाहिए हैं, PMLN के एजेंडा में रिफॉर्म्स हैं, लेकिन रिफॉर्म्स जो है एक आखिरी साल की हुकूमत जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं करा सकती जाती रिफॉर्म्स, ख़ास करके इस बजट में। उसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि क्यों। देखें, ये बजट आज हम दे रहे हैं और अगस्त में 13 को हमारी हुकूमत जा रही है। इसका ये मतलब है कि आधा क्वार्टर हम इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो है वो होंगे और फिर हम फारिग हो जाएंगे। उसके बाद 3 महीने के लिए केयर टेकर सेटअप आएगा जी। इसका मतलब दूसरा फाइनेंस मिनिस्टर आ जाएगा और फिर जो भी हुकूमत इलेक्ट होके आएगी वो तीसरा फाइनेंस मिनिस्टर इस साल फाइनेंशियल ईयर के अंदर आ जाएगा। तो इस फाइनेंशियल ईयर में 3 फाइनेंस मिनिस्टर्स आएंगे। मिसाल के तौर पे आपने कहा कि हम अपनी मंजी थले डंग मार देंगे, बहुत मैसिव रिफॉर्म्स लेके आते, टैक्स रिफॉर्म्स लेके आते, पेंशन के ऊपर लेके आते, हुकूमत के साइज़ को कट करते, ये गाड़ियाँ 90,000 से कहते 20,000 गाड़ियाँ बेचनी है, तो उसको इम्प्लीमेंट किसने करना था? 3 फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं। तो ये आखिरी साल जो होता है ये रिफॉर्म्स का ईयर नहीं होता। अब जो आपने बातें की, मंजी थले डंग वजन आली या वजनी चाहिए, लेकिन जो टाइम पीरियड है उसका, वो ये जो अगली हुकूमत आएगी उसका पहला साल है। सर देखें ना, प्राइम मिनिस्टर की कल भी मैं स्पीच सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जब हम दोस्त ममालिक के पास जाते हैं, वो कहते तो नहीं है लेकिन हमें महसूस होता है कि आप कब तक कशकोल उठा के हमारे पास आएंगे। अब देखें, जो गवर्नमेंट की GCS है, गवर्नमेंट कार सर्विस है, उनके पास 86 गाड़ियाँ हैं और हमारे पास 90,000 हैं जिनका सालाना 50 अरब रुपये खर्चा है। तो प्राइम मिनिस्टर को ये चीज़ें तो नज़र आनी चाहिए ना? नहीं, ये बिल्कुल नज़र आनी चाहिए और हम इससे वाकिफ़ हैं। मिसाल के तौर पे 17 मिनिस्ट्रीज़ हैं जो डिवॉल्व हो गई 18वीं तरमीन NFC अवार्ड के तहत, लेकिन आज भी वफाकी हुकूमत में उसकी डुप्लिसिटी चल रही है, तो वो भी ख़त्म होने वाले हैं डिपार्टमेंट। फिर उसके अलावा वफाक में तकरीबन 10,000 एम्प्लॉयज़ हैं, पता नहीं 43 डिवीज़न्स आज भी काम कर रही हैं, फिर कोई 500 के करीब मुख्तलिफ 212 स्टील में। तो ये सारे वो मामलात हैं जिनको हाथ डालने की ज़रूरत है। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ को आपने प्राइवेटाइज़ करना है या बंद करना है, या आपने उनको एक कॉर्पोरेटाइजेशन की तरफ लेके जाना है। तो ये सारी पेंशन फ़ंड जो है वो आपने क्रिएट करने, ये सारी वो रिफॉर्म्स हैं जिनको हम तस्लीम करते हैं कि ज़रूरत है। लेकिन मैं फिर रिपीट करूँगा कि ये आखिरी साल, 5वें साल के ये काम नहीं है, ये पहले या दूसरे साल के काम है। और अगर ये पहले दूसरे साल में नहीं होते तो इसका मतलब है ये नहीं होने जा रहे। तो ये जो सवालात आपने पूछे हैं, जो अब मैं समझता हूँ कि अब आज ये सवाल आपको सब जमातों से पूछने चाहिए। आपको पीपल्स पार्टी से पूछना चाहिए कि आपका पावर सेक्टर के ऊपर क्या एजेंडा है, आपका स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस पे क्या एजेंडा है, आपका पेंशन के ऊपर क्या एजेंडा है, आपका हुकूमत की एक्सपेंडिचर साइड को कट करने का क्या एजेंडा है, आपका टैक्स रिफॉर्म्स के ऊपर क्या एजेंडा है। क्योंकि ये अगर एजेंडे की तैयारी आज हमारी होगी तो वो पहले साल में इम्प्लीमेंट होगा। अगर वो तैयारी नहीं होगी तो इसका मतलब है हम अगली आने वाली हुकूमत का भी वक्त ज़ाया करते हैं। मैं सर चलिए इस बात से एग्री कर लेता हूँ। दूसरे इशू पे आ जाते हैं, महंगाई पे। आपकी हुकूमत ने और PDM ने मिल के महंगाई मार्च किया कि जब हम आएंगे, हुकूमत लेंगे तो हम महंगाई कम करेंगे। अदारा शुमारियत की रिपोर्ट के मुताबिक 76 साल की बुलंद तरीन सतह पर महंगाई है। तो महंगाई कम करने के लिए आपकी हुकूमत ने क्या इक़दाम किए? देखें, महंगाई हुई है और उसकी मेजर वजूहात एक कमोडिटी साइकिल था, रूस रसिया की जो जंग थी जिसकी वजह से एक सुपर कमोडिटी साइकिल चला, दुनिया में जो कमोडिटीज़ हैं वो महंगी हुई। फिर हमारा क्योंकि एक डॉलर लिक्विडिटी क्राइसिस था, उसकी वजह से डॉलर जो है वो डीवैल्यू हुआ और वो डिवैल्यूएशन की वजह से महंगाई हुई। तो ये दोनों चीज़ें जब मिली तो बेइंतहा महंगाई हुई।
तो हमने इनको दोनों को चीज़ों को, एक तो इंटरनेशनल सिनारियो पे तो हमारा काबू नहीं है, लेकिन लिक्विडिटी क्राइसिस को फुलफ़िल करने के लिए या इससे बाहर निकलने के लिए हमने देखें 7th रिव्यू किया, 8th रिव्यू किया, फिर सैलाब आ गए, $30 अरब का नुकसान हुआ, फिर हमने 9th रिव्यू के लिए मुकम्मल सारी प्रायर एक्शंस किए। तो हमने तो वो हर इकदाम किया कि जिससे डॉलर की जो रुपए की गिरावट है वो रुके, रिज़र्व्स बढ़े। हाँ, हमें अभी तक 9th रिव्यू में कामयाबी नहीं मिली, लेकिन हम पुरुमीद हैं कि IMF को ये मुकम्मल करना चाहिए। अगर वो नहीं होता तो ये हम समझते हैं कि एक सख्त इक़दाम होगा IMF की तरफ से। लेकिन अगर महंगाई की बात की जाए तो देखें, हमारा जो असल जो हमें परफॉर्मेंस का टाइम मिला कि जहाँ हमने अपनी पॉलिसीज़ लॉन्च की, उनको इम्प्लीमेंट किया, तो वो 2013 से 18 था, और तब हमारे आखिरी साल में 3.5-4% महंगाई की शरह थी। तो ये तो हम आए PTI का गन साफ़ करने, और वो आग बुझाने आए हैं, वहाँ पानी छिड़कने आए हैं, और यही हम करते रहे हैं। और हमें बिजली भी महंगी करनी पड़ी, PDL भी लगाना पड़ा, हमें जो है वो गैस भी महंगी करनी पड़ी, हमें मिनी बजट भी देना पड़ा। ना देते तो मुल्क दिवालिया होता और ये महंगाई दुगनी तिगनी होती जो आज हम महसूस कर रहे हैं। तो हमने तो वो इकदाम लिए जो पॉपुलर नहीं थे और हमारे किए हुए नहीं थे, हमें करने पड़े कि अगर ना करते तो मुल्क का नुकसान था, अगर करते तो फिर हमें अब महंगाई थी, लेकिन हमने वो मुश्किल इकदाम भी किए। 9th रिव्यू में IMF के जो है उसमें बड़ी रुकावट क्या है? देखिए, 9th रिव्यू जो हमारी फरवरी में 9th रिव्यू पे जो मुलाकात IMF का वक्फ इधर आया, तो उस वक्त एक्सटर्नल गैप का जिक्र किया गया था, जो कि उस वक्त के एस्टिमेट के मुताबिक $6 अरब था। और तब हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो था कि साल के एंड में $7 अरब होगा। देखिए, हमने उस 7 अरब को तकरीबन 4 अरब के ऊपर प्रोजेक्ट किया, तो 3 अरब तो 6 अरब का वहाँ से आ गया और हमने कवर कर लिया, और बाकी जो कमिटमेंट्स आनी थी सऊदीया से, UAE से, वो भी आ गई। तो हम समझते हैं कि कोई लकूना बाकी नहीं बचता। लेकिन क्योंकि IMF ने वो नहीं किया और फिर बजट आ गया, तो फिर IMF ने कहा आप हमारे से बजट के नंबर भी शेयर करें। तो जबकि बजट का कोई ताल्लुक नहीं है 9th रिव्यू से, फिर हमने बजट के नंबर भी शेयर किए। फिर उन्होंने बजट के ऊपर एतराज़ात जो है वो उठा लिए कि आपने टैक्स बेस नहीं बढ़ाई, आपने एक एमनेस्टी स्कीम लॉन्च कर दी है। तो उसका भी जवाब हमने दिया कि हमने 11 लाख टैक्स पेयर ऐड किया है पिछले साल में, कि हमने जो एमनेस्टी दी है वो एमनेस्टी नहीं दी, कोई एमनेस्टी नहीं दी। वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो पहले मौजूद थी उसको रुपए से डॉलराइज़ किया है, क्योंकि वो जब लॉन्च की गई थी तो 2016 में $100 का था। आज उसी के मुताबिक आज वो $300 का हो गया है, या 290-95 रुपये का हो गया है। तो उसकी एडजस्टमेंट कर ली जाए तो कोई नई चीज़ हमने नहीं की, कोई नई आईनी तरमीम नहीं की, उसी को सिर्फ डॉलराइज़ किया है। तो वो सारे जवाबात और एक्सटर्नल गैप का भी अब देखें, अब ये फिगर आ गए हैं आपके पास जो है वो मई के भी, तो मई में भी हमारा एक अच्छा खासा सरप्लस आया है। तो मैं समझता हूँ कि हमने एक्सटर्नल गैप को, तो कोई वजह नहीं बनती कि 9th रिव्यू ना हो। इसी वजह से बार बार आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो कहते हैं कि IMF को डील करनी चाहिए है, ये 9th रिव्यू मुकम्मल होना चाहिए। इसी बुनियाद पे हम समझते हैं, हमने जो बजट भी बनाया है उनके साथ अहदाफ शेयर करके बनाया है, तो ये मैं समझता हूँ कि होना चाहिए, इसमें कोई सर डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल, क्योंकि अभी मेरा ख्याल है कि वो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा ही हैं, तो जी। उन्होंने ये कहा कि इसहाक डार साहब ने भी वही गलती की जो असद उमर और तहरीक इंसाफ के बाकी फाइनेंस मिनिस्टर ने की। इनको भी आते सार ही IMF के साथ डील साइन कर लेनी चाहिए। इन्होंने इसहाक डार साहब ने किस चीज़ का वेट किया कि दोस्त ममालिक से, हमें UAE से, सऊदी अरेबिया से, चाइना से लोन मिल जाएगा? नहीं, देखें, पहली बात तो ये कि हम समझते हैं कि अगर कोई मशवरा है या कोई तनकीद है वो पार्टी के फोरम पे होनी चाहिए, बजाय कि वो आप मीडिया के ऊपर जाके करें। इससे पार्टी को नुकसान पहुंचता है, अवाम में कन्फ्यूजन फैलती है। देखिए, जब दार साहब आए तो सैलाब आ गए थे, सैलाब ने $30 अरब का नुकसान पहुंचाया था। बिल्कुल दार साहब की कोशिश थी कि IMF जो है जिस तरह पहले तारीख़ में होता रहा कि वेवर्स देता रहा, और जब इतना एक्सटर्नल एक जो है वो नुकसान हो जाए तो उसके अंदर ज़रूर, लेकिन IMF ने ऐसा नहीं किया। और शायद उसकी वजह यह है कि दुनिया में जो IFIs हैं वो लथार्जिक हुई हैं, रूस रशिया के ऊपर एक, फिर दुनिया में रिसेशन है, तो उस सारी चीज़ों का इम्पैक्ट होगा। लेकिन हम समझते हैं कि वहाँ रिलीफ तो वो जो 1-2 माह थे उनकी बहरा कोशिश थी, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो फिर हमने IMF प्रोग्राम को दोबारा उसी दगर पे लेके गए जिस दगर पे वो पहले था, लेकिन हमें वो रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैं समझता हूँ कि मिलना चाहिए था।
क्या फ़ायदा? देखें, ये बहुत बड़ी, मैं आपको आप इसकी हिस्ट्री निकाल लें, हमने तकरीबन 3.7 अरब डॉलर या 4 अरब डॉलर का डेट हमने कम किया है। जो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा हो और उसका डेट मिसाल के तौर पे 100 रुपये हो और वो 5 अरब वापस कर दे, 95 पे आ जाए, तो क्या वो डिफ़ॉल्ट हो सकता है? ये तो मुल्क अपना डेट कम कर रहा है, ओवरऑल डेट। तो मैं समझता हूँ कि वो जो 4 अरब हमने वापस किया, अगर IMF आ जाता, वो 4 अरब भी आ जाना था, और उसके अलावा जो वर्ल्ड बैंक, ADP, जो पॉलिसी बेस्ड आपके जो लोन्स आपको मिलने थे वो भी मिल जाने थे। तो ये जो एक क्राइसिस क्रिएट किया गया, ये नहीं होना था। सर, आपने मुल्क डिफ़ॉल्ट की बात की, तो आपने देखा कि चेयरमैन सेनेट ने एक कानून पास करवा लिया सेनेट से कि अमारात के लिए, तो वो शाही प्रोटोकॉल होगा उनको, वो जब चाहेंगे फैमिली के साथ कोई भी जेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 12 बंदे परमानेंट, 12 बंदे हैं, फिर उसके अलावा सिक्योरिटी है, घर का अलाउंस अलहदा है, जहाज अलहदा है। तो फिर मुल्क सर डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा तो क्या करेगा? देखिए, मैं एग्री करता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये बड़े गलत वक्त पे गलत कोशिश की जा रही है, और ऐसी कोशिश नहीं होनी चाहिए। देखें, आवाम अभी महंगाई के नीचे दबाव में पिस रही है, और इस वक्त अगर हम कहें कि हमारे जहाज़ का ट्रैवल, हमारे मुलाजमीन, हमारी सिक्योरिटी, हमारी गाड़ियाँ, हमारी रेनोवेशन जो है, वो सारा कुछ जो है डिप्टी हेड का प्रोटोकॉल, ये वो वक्त नहीं है कि हम इन चीज़ों को डिमांड करें। मैं समझता हूँ कि ये बिल बिल्कुल, एक तो इसको मैं तो नहीं सपोर्ट करता, और मैं समझता हूँ कि प्रोटोकॉल हमें कम करने की ज़रूरत है, प्रिविलेजेस हमें कम करने की ज़रूरत है, चाहे वो जुडिशरी हो, मिलिट्री हो, सियासतदान हो। हमें जो दुनिया की डेवलप्ड ममालिक की रवायत है, हमें उनको अपनाना होगा, बजाय कि हम अपने जो किले हैं उन्हीं को मजबूत करी जाएं और अपने आप को जो है वो और स्ट्रेंथन की जाए। तो ये मैं समझता हूँ कि एक रिग्रेसिव, एक नेगेटिव ये लेजिस्लेशन है। मैं समझता हूँ इसकी ज़रूरत नहीं। सर, अब कॉमर्स और इंडस्ट्री के मामला देखते हैं, तो बजट में आपने इंडस्ट्री के फ़रोग के लिए इसाक डार को क्या तजावीज़ दी और उन्होंने उस पर अमल दरामद किया, और आम आदमी के लिए, क्योंकि इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो आम आदमी को रोज़गार मिलेगा? देखिए, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा जो इक़दाम हुआ है वो SME सेक्टर के ऊपर हुआ है। उसके अंदर अच्छी सस्ते शराइत पे लोन्स मुख्तस किए गए हैं। फिर सबसे बड़ी बात ये कि जो $250 मिलियन रुपए का जो टर्नओवर था वो SME सेक्टर को डिफ़ाइन करता था, उसको 800 मिलियन पे किया गया है। तो बहुत सारे जो SME की जगह जो MME में आ रहे थे, तो वो अब SME के अंदर आ जाएंगे, तो उससे SME को फ़रोग़ मिलेगा। फिर देखें, ओवरऑल इंडस्ट्री के अंदर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, बल्कि इंडस्ट्री को इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए, IT मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए हमने उसके जो इनपुट्स हैं उसके अंदर से टैक्सेस कम किए हैं, ड्यूटीज़ कम किए हैं। तो मैं समझता हूँ हमने वो प्लेटफॉर्म दिया है जो इंडस्ट्री को फ़रोग़ देगा, और कोई नया टैक्स ना लगाना, नो न्यू टैक्स फॉर इंडस्ट्री, एक बहुत बड़ा स्लोगन है इस बजट का जो हमने आवाम को दिया है। इससे बेहतरी आएगी इंडस्ट्री में। सर, इकॉनमी के साथ साथ सियासत पे भी बात करते हैं। जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का हम हमेशा ही कहते हैं कि अननेचुरल अलाइंस होता है जब भी, तो अब भी देख लें कि आपके सामने है कि जो पीपल्स पार्टी अपनी शराइत मनवाने में कामयाब हो गई है। 25 अरब रुपया बिलावल की धमकी के बाद प्राइम मिनिस्टर ने रिलीज़ कर दिया, फिर चेयरमैन PCB पीपल्स पार्टी का लग रहा है। तो आपका ये 12 अगस्त तक आपका इत्तेहाद कायम रहेगा या पीपल्स पार्टी उससे पहले? देखिए, हमारा तो ख्याल है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो तो वक्त ही बहुत देते हैं कोलिशन पार्टनर्स को। फिर आपके पास मल्टीपल फोरम्स हैं जहां आप अपनी तकालीफ या अपने जो प्रॉब्लम्स हैं वो रेज़ कर सकते हैं। सबसे बड़ा फोरम काबीना है, फिर ECC है, उसमें भी पीपल्स पार्टी के मेंबर हैं, फिर विद इन पार्लियामेंट आपके पास फोरम है। और प्राइम मिनिस्टर साहब तो वैसे ही बहुत रीचिंग आउट करते हैं कोलिशन पार्टनर्स को, बल्कि उनको ज़्यादा इज्जत देते हैं। तो ये कोई तुक नहीं थी कि आप पब्लिकली इन इश्यूज़ को रेज़ करते, और अगर ये पहले रेज़ किए जाते तो शायद ये पहले ही बजट का हिस्सा बन जाते। तो हम तो वैसे ही मिलजुल के चल रहे हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट आने ही नहीं चाहिए थे। तो मैं समझता हूँ अगर ये आए हैं तो उसमें पीपल्स पार्टी की कमज़ोरी है कि उन्होंने पब्लिकली इन इश्यूज़ को रेज़ किया। शायद वो इसमें अवामी राय को तब्दील करना चाहते हैं या क्या एजेंडा था, मैं नहीं समझता कि ऐसा होना चाहिए था। लेकिन जब उन्होंने हमारे साथ बैठ के वो इश्यूज़ डिस्कस किए तो वो हल कर दिए। सर, आप ये नहीं समझते पीपल्स पार्टी ने आप लोगों के साथ हाथ किया? आप मिनिस्ट्रियाँ देखें, फॉरेन मिनिस्ट्री उनके पास है, मावने खसूसी जो है हिना रबानी खर साहब वो भी फॉरेन मिनिस्ट्री में है, शादिया मरी साहिबा बिस्प की चेयरपर्सन है,
पीसीबी का चेयरमैन है उनका है, तो आपके पास जो मिनिस्ट्री है वो तो लोगों को अकाउंटेबल है, उनके पास जो मिनिस्ट्री है वो तो अकाउंटेबल नहीं है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत महंगाई कर रही है, शाजिया मरी साहिबा बिस्क की चेयरपर्सन लोगों में पैसा तकसीम कर रही हैं। नहीं, शाजिया मरी साहिबा जो हैं उनकी इजाज़त से बजट बना है, उनकी इजाज़त से बजट के अहदाफ रखे गए हैं क्योंकि वो काबीना का हिस्सा हैं। बिलावल भुट्टो साहब की मर्ज़ी से ये बजट बनाया गया है। बिलावल भुट्टो साहब की जो है इजाज़त से आज तक जो भी पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई है उनकी इजाज़त से बढ़ाई गई है। तो मैं नहीं समझता कि वो अगर चाहें भी तो वो सेपरेट कर सकते हैं। हर फैसला काबीना ने किया है, हर चीज़ की मंजूरी काबीना ने दी है और उसके वो हिस्सादार हैं। तो अगर वो ऐसी कोशिश करेंगे तो मेरे ख़्याल से इसमें नाकाम होंगे। ये कलेक्टिव रहा है, लेकिन ये ज़रूर है कि अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हुआ। चांसेस ज़्यादा यही हैं कि हर जमात अपना इलेक्शन लड़ेगी, और अगर अपना इलेक्शन लड़ेगी तो अपना मैनिफेस्टो बताएंगे, और फिर थोड़ा थोड़ा जो है वो सियासत के अंदर आपको इल्ज़ाम तराशी भी होती है और आप पॉइंट स्कोरिंग भी करते हैं। तो मेरे ख़्याल से वो अगला सीज़न जो है वो इसी तरह का मिलेगा। सर, मुस्लिम लीग नून में भी इंटरनल लिफ्ट है। शायद खाकान अब्बासी, डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल साहब पार्टी की लीडरशिप से नाराज़ हैं। खाकान साहब की तो आज शायद मुलाकात भी हो रही है मियां नवाज शरीफ से। तो जो डिसेंट है, अगर पार्टी में कोई इख्तलाफ करता है तो ये जमहूरियत का हुस्न नहीं? देखिए, मैं समझता हूँ कि सुनना चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ताह साहब पार्टी का असासा हैं, और अगर कोई इख्तलाफात हैं तो आपने खुद ही फरमाया कि आज वो मियाँ साहब से मिलेंगे। तो जब मियाँ साहब से मिलेंगे तो वो इख्तलाफात दूर हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि दूर हो जाने चाहिए हैं, लेकिन यहाँ मैं ये ज़रूर बात दोहराऊँगा कि वज़ीर आज़म ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि अगर आपको पार्टी से इख्तलाफ है तो आप पहले उसको अंदर रेस करें। आप पार्टी के प्लेटफॉर्म पे उन इख्तलाफात के ऊपर लड़ाई लड़ें, आपका हक है। लेकिन जब आप पब्लिकली उन इख्तलाफात को एक्सपोज़ करते हैं बग़ैर डिस्कशन किए हुए विद इन पार्टी, बग़ैर उसको रिज़ॉल्व किए हुए विद इन पार्टी, तो उससे पार्टी की साख को नुकसान पहुँचता है। तो सर, अभी जो मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा हैं, उनको ज़्यादा शाहिद खाकान साहब को, डॉक्टर मिफ्ताह साहब को उनकी ही पॉलिसी से इख्तलाफ है। तो आप नहीं समझते कि इस सारे सिनेरियो में मियाँ साहब को वापस पाकिस्तान आना चाहिए? नहीं, मरियम नवाज़ की पॉलिसी से इख्तलाफ नहीं है। मरियम नवाज़ जब खाकान अब्बासी एक जलसे में थे, गालिबन पिंडी में था या इस्लामाबाद में था, तो उन्होंने अपनी कुर्सी जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी को दी। तो मरियम साहिबा जो हैं वो सीनियर्स की रिस्पेक्ट करती हैं, हमेशा इज़्ज़त देती हैं। और ये ज़रूर है कि खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि अब क्योंकि वो एक चीफ़ ऑर्गेनाइज़र की हैसियत में आ रही हैं तो फिर उनको खुला स्पेस मिलना चाहिए कि वो अपना काम करें। तो मैं पीछे हटता हूँ, और मुझे वैसे ही इंटरेस्ट नहीं है कि मैं पार्टी का कोई रोल अदा करूँ। तो मैं समझता हूँ कि ये इतनी बड़ी जमातों में कोई ना कोई मामला चलते रहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो अगर इख्तलाफात हैं तो हमें उनको दूर करने की ज़रूरत है। खाकान अब्बासी का बहुत कंट्रीब्यूशन है PMLN के लिए, और हमें जो है वो इस काम के लिए उनको मियाँ साहब को सर वापस आना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि मियाँ साहब तब वापस आएँ जब मुस्लिम लीग नून ख़त्म हो जाए। नहीं, मुस्लिम लीग नून तो इंशाल्लाह 2/3 अक्सरियत से पंजाब में इलेक्शन जीतेगी। वफाक में भी मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाएगी इंशाल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब का आना लेकिन लाजमी है, और वो हमारी इलेक्शन कैंपेन में बहुत सपोर्ट करेंगे। सर, जो तहरीक इंसाफ के साथ, उनकी लीडरशिप के साथ और इमरान खान के साथ हो रहा है, समझते हैं कि सही हो रहा है? क्योंकि इस तरह की जेलें मुस्लिम लीग के नून की लीडरशिप ने, रहनुमाओं ने काटी हैं, तो आप समझते हैं कि दोबारा कहीं फिर भी आप लोगों के साथ ऐसा हो सकता है? तो किसी भी सियासी जमात के साथ देखें, मैं समझता हूँ इसको मिक्स नहीं करना चाहिए। देखें, बहुत बड़ा सान्या हुआ 9 मई को, GHQ पे हमला हुआ। आप सोचें कि अगर अमेरिकन पेंटागन पे हमला करते तो जिन्होंने कैपिटल हिल पे हमला किया उनको 18 साल की जेल हो गई है। तो ये एक, अगर पाकिस्तान में कोई कानून है, कोई अगर रेड लाइन है, तो वो यही है कि आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते। और अगर आपने कानून को हाथ में लिया है तो फिर आप जवाबदेह हैं। अगर मिसाल के तौर पे हम ये कहें कि कुछ नहीं होता, आप सबको रिलीज़ कर दें, तो फिर क्या प्रेसिडेंट सेट होता है? ये होता है कि आप अगर GHQ पे भी हमला करेंगे तो कोई मसला नहीं, आप जिना हाउस को भी जलाएंगे तो कोई मसला नहीं, आप ISI के दफ्तर पे पथराव करेंगे तो कोई मसला नहीं। तो फिर तो हर बंदा अपने एजेंडे पे मुल्की तनसीबात को जो है वो तबाह कर सकता है,
और वो कहेगा कि जी मुझे भी रिलीफ दिया जाए। तो ये मेरे ख़्याल से यहाँ लाइन ड्रॉ होती है। वो इमरान खान साहब जो हैं वो इन केसेस को भुगतें, 9 मई की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और इनसे बाहर आके, अगर बाहर आते हैं, अगर उनको कानून इजाज़त देता है बाहर आने के लिए, तो फिर वो अपने जो है सर इलेक्शन हो रहे हैं इस साल, क्योंकि असम्बली की मुद्दत बढ़ाने की भी बात हो रही है, हुकूमत भी एक्सटेंड करने की बात हो रही है, तो इलेक्शन हो रहे हैं। मैं नहीं समझता कि इलेक्शंस असम्बली की मुद्दत बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कैटेगोरिकली कहा है कि अगस्त में हमारी हुकूमत ख़त्म हो रही है और फिर इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है और आइन के मुताबिक 90 दिन या 60 दिन डिपेंडिंग ऑन कब हुकूमत जाती है वो हो जाएंगे। तो डेट जो बनती है वो अक्टूबर 15 से नवंबर 15। सर मेरा आपसे आखिरी सवाल कि अवाम में जब इलेक्शन होंगे तो मुस्लिम लीग नून क्या बयानियाँ लेके जाएगी, क्या कारकर्दगी अवाम के सामने पेश करेगी? हमारी कारकर्दगी 13-18 की कारकर्दगी है, जब मुल्क अंधेरों में था, जब मुल्क में दहशतगर्दी थी, जब मुल्क में गैस की लोड शेडिंग थी, जब मुल्क में बेरोज़गारी थी और कोई फ़ॉरेनर पाकिस्तान नहीं आता था, तो हमने इस मुल्क को रोशनी दी। 14,000-13,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट लगा के हमने LNG के टर्मिनल लगाए और इस मुल्क में गैस शॉर्टेज को जो है वो ख़त्म किया। लॉन्ग टर्म मुआहदे किए जो आज भी फ़ायदा दे रहे हैं पाकिस्तान की इकॉनमी को। हमने जो है CPEC लॉन्च किया जिससे फॉरेनर्स का इन्फ्लक्स आया। इस साल, ये जो साल गुज़रा है, अब हमने आग बुझाई, ना बुझाते तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता। हमने अपनी सियासत को नहीं बचाया, हमने सियासी फ़ैसले नहीं किए, हमने सियासी बजट नहीं दिया, हमने अपनी वो फ़ैसले किए जो कोई हुकूमत आखिरी साल में नहीं करती। हमने अब इसलिए किए क्योंकि मुल्क के मफाद में ये था। तो इस बेसिस पे मैं समझता हूँ कि अवाम हमें वोट देगी। अवाम समझती है कि हम बेहतर पार्टी हैं और मुल्क का मुस्तकबिल संवारना चाहते हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। थैंक यू। थैंक यू।